मेडिकल स्टाफ का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ी हमने उनसे आग्रह किया और वो वहीं पे टीमें भेज के उन लोगों को वैक्सीन करवा रहे हैं। और अभी का जो आंकड़ा है 1 लाख प्लस कर गए हम पूरे ज़िला के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त मौजूद हूँ स्वामीराज शर्मा जी के साथ, जो कि ज़िला प्रधान इस वक्त हैं भारतीय जनता पार्टी ज़िला डोडा के। तो पहले हम इनका इस्तकबाल करते हैं और इनके साथ तफसीली गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आपका इस्तकबाल है शुभम चैनल डोडा में। शुक्रिया इदरीस भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए स्वामीराज जी, आपके साथ काफ़ी हद तक मुलाकातें होती रहती हैं, ज़िला के लोग आपको पहचानते भी हैं, तो आपके साथ पर्सनल लाइफ का उसका तज़किरा करना कोई ज़रूरी मैं नहीं समझता हूँ मुनासिब। मैं आपके साथ आज आपके जो पार्टी के साथ, आप रूलिंग पार्टी के साथ जुड़े हैं और इस वक्त कोविड की जो सिचुएशन है पूरे मुल्क भर में हालात ख़राब हैं, पूरा दोष इस वक्त लोगों का रूलिंग पार्टी पे है कि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले आप मीडिया बंधु जो हैं हर वक्त पब्लिक के बीच में होते हैं और साथ साथ में हमारे बीच में भी आ जाते हैं। अभी मैं आपको आज की ही डेट में बता दूं कि अभी जब से कोविड-19 यहाँ ज़िला डोडा के अंदर फिर से शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर पूरे भारत के अंदर, तो स्टार्ट में ही हमारी एक टीमें बनी हुई है। आपको पता है कि लास्ट ईयर भी हमारी यहाँ पे एक टीमें बनी थी जिसमें सेवा ही संगठन का नाम है जिसका। तो हमारे कार्यकर्ता की एक पंचायत लेवल से लेके तो ज़िला तक हमने पूरे नंबर अपने पब्लिश करके रखे हैं कि जिस भी किसी भाई बंधु को किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो हम उनकी मदद करने के लिए अग्रसर होते हैं। पिछली बार भी हमने ना करके यहाँ से 13,756 लोगों को, नीडी फैमिलीज़ जो थी, जिनको राशन की ज़रूरत थी, मेडिसिन की ज़रूरत थी, मास्क की ज़रूरत थी, सैनिटाइज़र की ज़रूरत थी, तो 13,756 लोगों के हम घरों में गए थे जहां जिनको राशन हमने मुहैया करवाया था। अभी भी इस बार अभी हमने यहाँ पे जो ज़िला डोडा के अंदर देखा, अभी इस बार उतनी महामारी मतलब राशन की नहीं है, यहाँ पे लोगों की दिक्कतें उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी इस बार थोड़ा पॉजिटिव का एक्टिव पॉजिटिव जो केस हमारे आए तो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमने स्टार्ट में ही जब यहाँ पे पेशेंट आने लगे, हमने मेडिकल डिपार्टमेंट से राय ली, उनसे पूछा कि क्या पोजीशन है। हमने इस बार अपने हानरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे पीएम ऑफिस में बैठे हैं, मंत्री हैं, उनसे निवेदन किया कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्लांट की ज़रूरत हो सकती है, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी उसको लगवाना शुरू किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊँ कि शायद मुझे लगता है कि जल्दी ही 2-4 दिनों के अंदर अंदर वो ऑक्सीजन प्लांट भी जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगा। हमारी जब भी हानरेबल डॉक्टर साहब के साथ जब भी वो वर्चुअल मीटिंग होती है, पिछले भी 4 दिन पहले हमारी उनसे एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमने उनसे आग्रह किया कि अब ये कोरोना जो है तो ये रूरल एरिया में भी ज़्यादा फैल रहा है, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि रूरल एरिया के भी जहाँ पे हमारी डिस्पेंसरी हैं, सब सेंटर हैं, उन पे स्टाफ पहुँचाया जाए और डॉक्टर पहुँचाए जाएँ ताकि हम उन लोगों को वहीं पे फर्स्ट एड दे सकें। हमारा ज़िला डोडा जो है काफ़ी दूर दराज एरिया से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सभी पेशेंटों को लाना बनता नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सब सेंटरों में, डिस्पेंसरी में ही इसका इलाज हो जाए। और मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हें तुरंत में जल्दी ही, आपने देखा होगा कि कल हमारे इस ज़िला डोडा में जितनी पंचायतें हैं, 237 पंचायतों में एक पंचायत लेवल पर उन्होंने 5 बेडेड हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की और वो उसके लिए पैसा भी मुहैया करवा दिया। रही यहाँ के जो लोग हैं गरीब लोग, अब की बार हमने अभी भी लगभग 448 लोगों के घरों में जो हमारे एक्टिव पॉजिटिव पेशेंट थे, उनके घरों में मेडिसिन किट और राशन, उनके साथ में दाल, तेल वगैरह जो भी मसाला था वो सारा किट वहाँ पे पहुँचवाई है हमने। अपने कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं, कल भी आपने देखा होगा बेल्डू में दिया, गुंदों में दिया। हमारे जिस घर में भी जो भी एक्टिव पेशेंट हैं उनके घरों में जाके हमारे कार्यकर्ता अभी भी उनकी खबर ले रहे हैं और उनके घरों तक राशन भी पहुँचा रहे हैं। और आगे भी हमने सबसे, हमारी हर दूसरे दिन एक अपने ज़िला के कार्यकर्ता के साथ वर्चुअल मीटिंग रहती है और हम डे बाई डे रिपोर्टिंग लेते हैं उनकी कि कहाँ पे हमें क्या करना चाहिए जहाँ से भी कोई आता है। और मैं खास करके ज़िला डोडा के पूरी आवाम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी ज़िला डोडा की आवाम जो है, सबसे बड़ा यहाँ पे भाईचारा जो है, ये एक बहुत मजबूती है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस कोविड-19 में हर किसी से
मैं कुछ दोस्तों से टेलीफोनिकली मेरी बात होती है तो मैं उनसे भी कहता हूँ, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं चाहता है, जिसके हाथ में कुछ देने के लिए है वो कभी भी पीछे अपने हाथ को नहीं रखता है। वो चाहता है कि हमारी भी कहीं किसी चीज़ में योगदान हो तो हम भी करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता को, बाकी जो हमारे सुरक्षा बल, इस बार आपने देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में पेशेंटों का बहुत आना जाना रहा, और मैं सबसे ज़्यादा बधाई दूंगा आर्मी को, डिफेंस को, जिन्होंने अभी आपने देखा कि जम्मू के अंदर भी 500 बेडेड का एक कोविड हॉस्पिटल बना दिया। अभी पहले हमारे जम्मू में जो हमारा जीएमसी था या गांधीनगर हॉस्पिटल था, एसएमजीएस था, वहाँ पे दिक्कत आई, लेकिन अब वहाँ पे भी कंट्रोल हो चुका है। मैं आर्मी वालों को भी और डिफेंस को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इस बार अग्रसर होकर अपनी सेवाएं गरीब जनता के लिए हाजिर की हैं। और यहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, अपने सुरक्षा बल, पुलिस कर्मचारी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से भी, मैंने आपके चैनल से कई बार निवेदन किया हुआ है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इस टाइम में, हमें ठीक है इलेक्शन के टाइम में हमने किसके ऊपर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन आज की डेट में मैं चाहूँगा कि हम सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ यहाँ पे मिल के काम करें ताकि यहाँ की जनता को हम बचा सकें। नहीं तो जैसे अभी थर्ड लेयर आने वाली है कोविड-19 की, जैसे बता रहे हैं, क्या वो बच्चों पे ज़्यादा असर होने वाला है, तो इसके लिए हम पहले ही अपने आप को सुरक्षित रखें। जैसे एक एसओपी का है, एसओपी का पालन करना हमारे लिए ज़रूरी है। मास्क लगाना, 2 गज़ की दूरी रखना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना और बार बार साबुन से हाथ धोना, ये सबसे पहले मैं कहता हूँ कि अपने आप को बचाना अगर हमने, तो इस एसओपी का पालन हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जिस तरीके से बताया, चूँकि मैंने आपसे ये सवाल किया था कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान में अगर वायरस फैला है इसकी ज़िम्मेदार है रूलिंग पार्टी। एक तरफ से आप ये बता रहे हैं कि आपकी पार्टी ने, आपकी रूलिंग पार्टी ने किस तरीके से बेड बनाए, हॉस्पिटल बनाए, डिफरेंट तरीके से आपने मुख्तलिफ चीज़ें वजाहत करके बताए और लोगों को भी बताया कि किस तरह से बचना है। लेकिन एक तरफ से जहां हम कोविड-19 से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दूसरे मामलात से हमारे लोग जा रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें फाइनेंशियली जो क्राइसिस हैं, इस हवाले से क्या कर रही है आपकी सरकार? पहले मैं फाइनेंशियली आपसे बात करूँगा। अभी बहुत सारे मुद्दे, पहले एक नंबर आप फाइनेंशियली क्या कर रही है आपकी सरकार? अभी आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के होते हुए फिर भी 2-2 घंटे दुकानें खोलने की इजाज़त दी जा रही है, जिससे कि फाइनेंशियल क्रंच जो है इसको भी ख़त्म किया जाए। पार्टी अपने तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप देख रहे हैं कि जितना प्रयास उन्होंने किया होगा इस हिंदुस्तान को चलाने के लिए, पहली बार हमें लग रहा है कि देश का कोई प्रधानमंत्री है जो सक्षम, खुद अपने आप को ऐसे खतरों में डाल के और इस जनता के लिए लगा हुआ है। अच्छा, फाइनेंशियली आपका ये कहना है कि लोगों को दुकानें खोली जा रही हैं, लेकिन देखिए, जहाँ से एक कर्फ्यू है, अगर हम बात करें, एक तरफ से ट्रांसपोर्ट में जो जितने भी चल रही हैं इस वक्त ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उनका भी घर गुजर बसर चल रहा है, लेकिन वहाँ से भी ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें अपना वो बनता ही नहीं है किराया। उन लोगों के लिए क्या किया आपकी सरकार ने? या जो इस वक्त सिटी में आते हैं, जिन्होंने कुछ काम करना होता है, 2 घंटे से कौन से क्राइसिस ख़त्म होंगे? ठीक है अदरीस भाई, देखो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि अभी हमने लड़ा यहाँ पे, आपने देखा होगा, मैं खुद एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं भी खुद एक दुकानदारी पेशा है मेरा। मैं भी समझता हूँ कि अगर मेरी एक दिन दुकान बंद हो जाती है तो मुझे 500 रुपये दिन का किराया कहाँ से देना है। लेकिन इन चीज़ों के लिए भी हम लड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम इस कोरोना कर्फ्यू जो है, मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा, हमारी हेल्पलाइनें बनी हुई है, हमने हेल्पलाइन बना के रखी हुई है, पूरे अपने टेलीफोन नंबर हमने पब्लिश करके रखे हुए हैं। जहां भी कहीं किसी भाई को अगर इस किस्म की कोई इमरजेंसी पड़ती है, जिसके घर में राशन नहीं है, चूल्हा नहीं जल रहा है, तो हमारा पार्टी का कार्यकर्ता अग्रसर होकर उस घर में राशन मुहैया कराएगा। ये आपसे, आपके चैनल से, मैं आपके माध्यम से ये बता दूंगा कि जहाँ भी कहीं ऐसी प्रॉब्लम, आपने देखा होगा कि पिछले बार भी मैंने कई बार आपके चैनल में आके आप लोगों से निवेदन किया। मीडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक मीडिया ही है जो इन चीज़ों को जागृत करती है। पिछली बार भी एक ऐसा भाई प्राणु में था जिनके घर में कुछ नहीं था, और हमने 45 मिनट के अंदर अंदर उस घर में, मैंने अपना एक मंडल प्रधान जी थे, हमारे महामंत्री थे, मैंने दोनों से निवेदन करके बोला कि भैया इस घर में कुछ राशन डालो, तो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता जो है, और उसके साथ में आपने देखा है कि इस बार हमारी, पिछली बार भी सेवा संगठन ने बहुत काम किया था, इस बार भी हमारी जो यहाँ पे दूसरी एनजीओ है वो भी लगी हुई है, अपने ये क्या
सेवा भारती जो हमारी सेवा भारती ने एक रामला ग्राउंड के अंदर 10 बेडेड का हॉस्पिटल कोविड-19 के लिए तैयार करके रखा हुआ है। और वो भी कार्यकर्ता जो है सब लोग अपनी तरफ से, कोई पीछे नहीं हट रहा है कि मैं किसी की मदद नहीं करूं। हर कोई चाहता कि मैं कहाँ भी हो सके मैं अपने तरफ से, अपने ओर से मैं कुछ गरीब लोगों की मदद करूंगा। तो ठीक है, ये था सवाल फाइनेंशियली। बहरहाल लोग फैसला करेंगे। जो इस वक्त हमारे ज़िला के प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बता रहे हैं, कहाँ तक इनकी बातें लोगों को समझ आ रही है, वो खुद फैसला करेंगे। बात यहाँ पे ये भी है कि देखिए, जब ये वायरस फैला, सबको पता है चाइना से फैला, लेकिन इस वक्त जिस जगह से फैला था, जो जड़ थी, वहाँ नहीं रहा कहाँ पे? भारत में। और मैंने तभी आपको बताया था कि लोगों ने ये बताया कि यहाँ की रूलिंग पार्टी का एक एजेंडा ही ऐसा है, इनका सिस्टम ही ऐसा है कि जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं चलता कब कौन सा स्टेप उठाना है, जिसकी वजह से हम दूसरी लहर में आए। और अभी भी पता नहीं है, कभी लॉकडाउन खोल रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, अचानक से डील देते हैं, अचानक से बंद कर रहे हैं, तो थर्ड लहर में भी हम पहुँचने वाले हैं। अब अगर ऐसा ही सिस्टम चलता रहा तो आप ये बताइए कि जो भारत के रहने वाले लोग हैं या यहाँ के जो इस वक्त तालिबे इल्म हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तालिबे इल्म पिछले 2 साल से, जब से ये कोरोना वायरस आया है, 19 से लेकर अभी तक 21 चल रहा है, पूरा तालीम का बहरान है। अब आप ये बताएंगे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑनलाइन क्लासेस से क्या सीखेंगे वो बच्चे जिन्हें उंगली पकड़ के सिखाना है? आप ये बताइए, इस पर तालीम पे क्या होगा? आपका कहना बहुत अच्छा है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि अगर हम जीवित रहेंगे, हम पढ़ाई भी कर सकेंगे, सब कुछ कर सकेंगे। देखो, चाइना से वायरस आया, हिंदुस्तान में पूरे फैल गया, लेकिन ये बात भी है ना कि जब इलेक्शन करवाए गए बंगाल में कोरोना वायरस में, ये भारतीय जनता पार्टी पे इल्ज़ाम है कि बंगाल में इलेक्शन कराए गए, कुंभ मेला लगा, वहाँ पे जो है लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग आए, तो स्कूली बच्चों को क्यों बंद कर दिया? ऐसा नहीं हुआ है। अगर इलेक्शन हुआ तो उसको भी एसओपी के लेवल पे ही किया गया। वहाँ पे स्कूलों को एसओपी के तहत खोला जाए, एसओपी के तहत में भी खोला गया। तो एक स्टूडेंट लाइफ ऐसी है, छोटे बच्चे रहते हैं, वो अपने आप का पालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्कूलों को बंद कर दिया गया था कि बच्चे ऑनलाइन में पढ़ें। बाकी मेरा तो यही एक मैसेज रहेगा कि अगर हम जीवित रहेंगे, हम पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी जो कोरोना कुंभ के मेले के ऊपर लोगों का कहना है, ऐसा कुछ नहीं। ये जो कांग्रेस की सरकार रही पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर, यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उस कांग्रेस की सरकार ने ऐसे अफवाहें जो फैलानी शुरू कर दी। आपने देखा होगा कि पहले यहाँ पे कोरोना खत्म हो चुका था। अगर हम एसओपी का पालन तब से कंटिन्यू करते तो मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पे कोरोना हो सकता था। लेकिन हम लोगों ने सब कुछ बोल दिया, थोड़े दिनों में हमने छोड़ दिया कि नहीं जी आप कुछ नहीं। लेकिन अगर हम उस टाइम में एसओपी का पालन करते तो यहाँ पे कोरोना कभी नहीं आता। अब फिर से दोबारा हमें थोड़ी सी मेहनत इस पर करनी पड़ेगी। बाकी अपोजिशन वाले जो हैं, आप देख रहे हो कि हमारे बॉर्डर के ऊपर अगर सुरक्षा बल के जवान शहीद होते थे तो वो तब भी उनके लिए बोलते थे नहीं जी ये खुद ब खुद आपस में मरते हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ की पब्लिक, यहाँ हिंदुस्तान की पब्लिक 130-32 करोड़ की पब्लिक है, ये समझदार है, जिन्होंने फैसला करके मोदी जी को बहुत अच्छे अक्सर से जिताया है। बाकी इलेक्शन का काम होता है इलेक्शन कमिश्नर का, वो भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं था। वो इलेक्शन कमिश्नर ने कब नोटिफिकेशन निकाली, कब कब उन्होंने देखा, वो भी पूरे अपने सब अंकड़ों से देखते हैं कि अब हम कब ये इसको इलेक्शन को करवाएं। उन्होंने अपने हिसाब से वो इलेक्शन करवाए थे। ठीक है, हम मानते हैं। वहाँ पे बंगाल में आप आज भी देख रहे हो ना बंगाल के हालात में। अब हमारे राज्यपाल वहाँ पे गए, खुद लोगों के घरों में गए। हमने तो यहाँ से भी एक मेमोरेंडम द्वारा, डिप्टी कमिश्नर के द्वारा हमने मेमोरेंडम दिया राष्ट्रपति जी को कि ऐसे जो अनाथ, जो इस किस्म के लोग हैं, एक मुख्यमंत्री जो होता है वो सबका मुख्यमंत्री होता है। उन्होंने घर में पीट के लोगों को मारा है, कुछ लोगों को कत्ल कर दिया गया है, कुछ लोगों की इज्जतें लूटी गई। आपने राज्यपाल को पिछले दिनों भी देखा होगा, राज्यपाल खुद परेशान हो गए। राज्यपाल जाता है वहाँ पे कहीं और उसको इजाज़त नहीं मिलती जाने के लिए। तो उसके बारे में भी तो यही बताया जा रहा है कि वो सारा बांग्ला बीजेपी ने रचा जब वो बंगाल से हारे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल से हम हारे नहीं। बंगाल में हम 4-5 सीटों पे थे, आज हम 70 सीटें 74 सीटें वहाँ के लेके हम अच्छी अक्सरियत में वहाँ पे आए थे। पहले बंगाल में हमारा कुछ नहीं था, नाम निशान नहीं था। अब ये आपको किसने बता दिया कि हाँ जी हम बंगाल से हारे नहीं है। हम बंगाल से जीते हैं, काफ़ी अच्छी मार्जिन से जीते हैं। आज तो हम 74-75 सीटों लेके वहाँ पे बैठे हुए हैं।
नहीं, असल बात है ना सीएम की, जो ख्वाब देख रहे थे प्रधानमंत्री वो तो नहीं बने। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, जब कोई लड़ता है तब हर कोई सीएम के नाते ही लड़ता है ना। अब यहाँ पे और भी पार्टियां लड़ रही थी ना, यहाँ पे सारे, जैसे आपने बताया, हमारे भाई बंधु ने बोला, जब हमने डीडीसी का इलेक्शन करवाया, इलेक्शन करवाने के बाद हमने डीडीसी बनाई, हमारे चेयरमैन साहब ने ऑफिस का इनाग्रेशन किया और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग गया कि वहाँ पे जी हमें चेयर नहीं दी गई, बिठाया नहीं गया। ऐसा कुछ नहीं, मैं आई विटनेस हूँ, मैंने उस ऑफिस का इनाग्रेशन करवाया है, हमारे डीसी साहब वहाँ पे थे, हमने पूरा एसओपी के पालन के हिसाब से वहाँ पे इनाग्रेशन भी करवाई है और सब लोगों को इज्जत मान दे के बिठाया हुआ है। तो अब ये इल्ज़ाम जो लगाने वाले होते हैं, अब उनकी ज़बान तो बंद नहीं कर सकते हम, अब उनको तो इल्ज़ाम लगाना है। तो लेकिन सोमेराज जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, कब तक ये एक दूसरे को निशाना साधा जाएगा, कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा? मेरी तो आपके चैनल से ये विनती है कि ठीक है, इलेक्शन जब आता है तब हम लड़ सकते हैं, मेरा यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं है। हम उस टाइम में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देख के लड़ते। आपने देखा होगा कि पिछले 2.5 महीने जब हमारे इलेक्शन चल रहे थे यहाँ पे, हमने 2.5 महीने अपना रात दिन घर बार नहीं देखा, क्योंकि हमें उस वक्त इज्जत की सवाल था। सारी पार्टियाँ ऐसे लड़ रही थी, सब चाहते थे कि हमारा डीडीसी यहाँ पे बने, लेकिन हमें अपने लोगों ने अच्छा सहयोग दिया, अच्छा अपने वोटर ने वोट किया और हमारी डीडीसी काउंसिल भी बन गई। पहली बार एक पार्टी के इतिहास में रहेगा यहाँ पे कि पहली बार थर्ड टाइप सिस्टम यहाँ पे पंचायत राज एक्ट का शुरू हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक डीडीसी बना और वो भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बाकी मेरा आज की डेट में मैं नहीं चाहूँगा, हमने हमेशा मुझे भी अब 30-32 साल इस राजनीति में काम करते हुए, मैं छोटा सा था तो इस राजनीति में घुसा था, अब 32 साल मेरे भी सर्वसर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भिन्न भिन्न ओहदों पे मैंने काम किया। अब मैंने खुद यहाँ से इलेक्शन भी लड़ा, मैंने यहाँ से मेरे सभी राजनीतिक पार्टियों से, मेरे किसी से कोई दुश्मनी मेरे नहीं है, लेकिन मैं उन भाइयों से बोलता हूँ जो कहीं बोलते हैं आज की नहीं जी भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना को फैलाया, कोई बोलता है जी बंद करवा के। देखो भैया, सरकार अगर कोई भी कोई चीज़ निकालती है, कोई एसओपी बनाई है उन्होंने, तो उन्होंने किसके लिए बनाई? हम लोगों के लिए बनाई ना। अगर लोग जिंदा हैं तो सरकारें चलेंगी, लोग जिंदा नहीं होंगे तो सरकारें कहाँ से चलेंगी? मेरा आपके माध्यम से सभी पार्टीज़ को, जो भी यहाँ पे जितनी पार्टियां हैं या हमारे मेरे बड़े सीनियर लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, मैंने पीछे अपने भाई सरोवर्दी साहब का भी एक बार उनने भी आपने उसमें भाषण में बताया था कि यहाँ पे अभी हमें जो है इस महामारी को बचाना है। वैसे ही मेरा निवेदन रहेगा सभी लोगों से, हमारी डेवलपमेंट भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अगर हम जीवित रहेंगे तो। अभी हमको मेरा यही मैसेज आएगा आपकी तरफ से कि सब लोग मिल के, मैंने पिछली बार मैंने आपको एक ही मिसाल दी कि भैया मैं लगभग 82 से इस डोडा के अंदर रह रहा हूँ और मैंने इस डोडा के भाईचार को बहुत बारीकी से देखा। लास्ट ईयर भी मैंने देखा कि लोग, छोटे छोटे बच्चे जो सुरक्षा बल हमारे ड्यूटियों में होते थे, घर से चाय केटल में चाय लेके, बकरखानी लेके, रोटी लेके उनको खिलाते थे आके। तो यहाँ का एक भाईचारा बहुत मजबूत है और हमें मजबूत रहना चाहिए। हमें इस कोरोना काल का अच्छे ढंग से डट के मुकाबला करना चाहिए, अपना एसओपी का पालन करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं दिन का 3 टाइम खाना खाता हूँ तो मैं एक टाइम छोड़ दूँ, एक टाइम किसी और अपने भाई बंधु को करवा दूँ। और हमारी पार्टी का ऐसा रहा है, आपने देखा नहीं होगा कि पिछले साल भी हमारे कई कार्यकर्ताओं ने एक दिन खाना ही छोड़ दिया था, और वो जो एक दिन का खाना था वो उन घरों में पहुंचा है कि जिन घर में कुछ नहीं था, कोई कमाने वाला नहीं था। और आज भी, आज की डेट में मैं आपको बताऊं, हमारा कार्यकर्ता जो है, चाहे वो एक्टिव पॉजिटिव पेशेंट जो अभी हैं फिलहाल हम उनको देख रहे हैं, उनके घर में राशन भी जा रहा है, उनके घर में अंडे भी जा रहे हैं, उनके घर में जूस भी जा रहा है, हर किसी की चीज़ की जो भी सुविधा है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम लगातार कॉन्टेक्ट में, जब कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है हम डीसी साहब से भी निवेदन कर लेते हैं, अपने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे भी निवेदन करते हैं। मेरा सबसे बड़ा, मैंने जो पाया इस ज़िंदगी में, आपने जो पाया, मैं आज यही चाहता हूं कि हमारे लोग जो हैं इस एसओपी का पालन करें। सबसे बड़ी दवाई जो मेडिसिन हमारे जीने के लिए है, तो अभी यही कि हम इस एसओपी का पालन करें। उससे मुझे लगता है कि 99% जो है कोरोना हमारे नज़दीक नहीं आ सकता है। ठीक है, आपने जिस तरीके से बताया, अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ आई है जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि अब 8 तारीख से लॉकडाउन यानी अनलॉकडाउन फर्स्ट आएगा। अभी यहाँ पे सेकंड लहर चल रही है, थर्ड लहर के आने का भी खदशा है। तो एक तरफ से लॉकडाउन कराया गया, इसमें भी लोगों को रखा गया, अब 8 तारीख से इसको सीधा डायरेक्टली खोल रहे हैं, लोगों को पूरा ओवरऑल खोल रहे हैं। तो आपको
क्या लगता है अगर थर्ड लहर में लोग घुस गए, उसमें कम्युनिटी बेस पे लोग आएंगे, इसमें रिपोर्टें भी आ रही हैं कि कम से कम दिन का 50,000 लोग मर सकते हैं इंडिया के अगर थर्ड लहर आती है, तो आपको नहीं लगता है ये जो इन्होंने स्टेप लेना है अभी 8 तारीख को, ये गलत कहीं साबित हो रहा है? अभी लेना न लेना वो बात की बात है, अभी उसके लिए काफ़ी टाइम है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बता दूं कि हमारे ज़िला डोडा के अंदर 1 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन हो गई। और आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में जिस किसी की भी वैक्सीनेशन हो चुकी थी तो उनमें बहुत कम संख्या में, मुझे लगता है कि उसमें किसी की डेथ हुई है। अब हमारा जोर जो है हमारे पूरी हर जगह पे, हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे, पंचायत लेवल पे हम हर किसी को निवेदन कर रहे हैं। कल भी आप सोच नहीं पाओगे, मसला चक्रा बिजारी वगैरह जो है, यहाँ से मेडिकल डिपार्टमेंट से निवेदन करके वहाँ पे 250 वैक्सीनेशन हमने यहाँ से भेजवाई और हमने लोगों से निवेदन किया कि भैया आप वैक्सीनेशन करवाओ। और मुझे लगता है कि हर किसी की तब तक वैक्सीन जब हो जाएगी, उस वैक्सीनेशन से बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा और इसका हम मुकाबला बड़े आराम से कर सकेंगे। देखिए, आपने अभी वैक्सीन के बारे में बताया, एक अफवाह, ये बहुत बड़ी अफवाह फैली गई है कि जो वैक्सीन है ये धीरे धीरे जो है साइड इफ़ेक्ट करती है, जल्दी नहीं करती है, कुछ सालों के बाद ये लोगों को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करेगी। उसमें कुछ लोगों के ये ख्यालात हैं कि ये लोगों का शारीरिक तौर पर उनको प्रॉब्लम करेगा, उनका जो भी जिस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या तो उनकी डेथ होगी। तो आपको क्या लगता है? और दूसरी बात यह कि आप किस तरीके से इसको लॉजिक दे करके लोगों को समझाएंगे कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं? भाई साहब, मैं आपके माध्यम से बताऊं कि पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि हमारे कुछ ये जो बेचारे जमायत इस्लाम भाई है, उनने इस कोरोना का पालन नहीं किया। वो बोलते कोरोना कुछ नहीं है। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि मस्जिदों में भी कोविड-19 सेंटर बनाए हुए हैं। अपने जो भी एक्टिव पॉजिटिव पेशेंट आएंगे उनके लिए, जितने भी दरसगाहें थी हमारी, वहाँ पे भी वो बनाया गया। ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ लोग होते हैं, 1-2% लोग होते हैं जो इस किस्म की अफवाह फैलाते हैं कि आप वैक्सीन लगाओगे आपको इसके साइड इफेक्ट होगा। लेकिन अब बहुत यहाँ के लोग पढ़े लिखे, बहुत संख्या में लोग, अब हमारे पास वैक्सीन कम हो रही है, जबकि हमने इस महीने 1 तारीख से हमने 18 से 45 तक वैक्सीन करवानी थी, लेकिन अभी वो हमारे पास आ नहीं सकी। इसलिए नहीं आ सकी कि अब लोगों का बहुत सामने आना शुरू हो गया। अब लोग आके अपनी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं है। बहरहाल यहाँ पे बहुत सारे हमसे काफ़ी विद्वान डॉक्टर बैठे रहते हैं। जब इस किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है, वो डॉक्टर लोगों के एक स्टैंप लगते हैं, तब जाके ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। उसको कोई भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी रिलीज नहीं करता है। ये एक संगठन होता है जो संगठन इसको चेक करके वेरीफाई करके इसको करवाता है। और मैंने खुद अपनी 2 डोज लगवा दी, तो मुझे अब तो 2 महीने हो गए, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है कि आज मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये सब लोगों का एक झूठा कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो इस खबर को फैलाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से प्रार्थना करूंगा, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। आप आके सभी लोग आके वैक्सीन करवाइए। जो भी यहाँ का अभी व्यक्ति रह गया वैक्सीन कराने के लिए, वो आके सामने आके वैक्सीन करवाए। हमने अलग अलग जगह पे वैक्सीनेशन के सेंटर पूरे ज़िले के अंदर खोल के रखवाए हुए हैं। मैं मेडिकल स्टाफ का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि जहां भी जरूरत पड़ी हमने उनसे आग्रह किया और वो वहीं पे टीमें भेज के उन लोगों को वैक्सीन करवा रहे हैं। और अभी का जो आंकड़ा है 1 लाख प्लस कर गए हम पूरे ज़िला के अंदर। तो बहुत शुक्रिया स्वामीराज जी, हमें टाइम देने के लिए। आपसे मुख्तलिफ़ तरीके से कोविड सिचुएशन के हवाले से बात की गई, आपके रूलिंग पार्टी के हवाले से बात की। चूँकि ये एक इंटरव्यू ही होता है जिसमें सवालात और जवाबात का ही एक सेशन रहता है, तो बहरहाल आपने हमारे सवालों को फेस किया, उन्हें जवाब देने की भरपूर कोशिश की, आपने कोऑपरेट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, इन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों को समझाने की भी कोशिश की है, इनसे मुख्तलिफ़ सवालात भी किए गए जो लोगों के जहनों में उठते रहते हैं। तो बहरहाल इन तमाम सवालात के जवाब इन्होंने अपने हिसाब से देने की कोशिश की है। बहरहाल इन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया कि हमारे लोग समझदार हैं, वो खुद समझते हैं। तो अगर आप लोगों को इनकी बातें समझ आई हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों ने इनकी बातों को किस हिसाब से समझा है। तो फिलहाल इसी तरह से देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को नरेश के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।